तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि एटॉमिक रेडियस होता क्या है, उसका एक्सेप्शंस क्या क्या होता है, उसमें कैसे हम उसका ट्रेंड देखें, उसका कैसे पीरियोडिसिटी वो शो करता है, उसके बारे में सब डिस्कस करेंगे। सो टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन विल बी एटॉमिक रेडियस। तो स्टूडेंट, व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? एटॉमिक रेडियस बोला जाता है तो हम क्या समझते हैं? व्हाट इज योर एटॉमिक रेडियस? आज तो आपने जो पढ़ा है उसके हिसाब से एटॉमिक रेडियस क्या होता है? यस श्रीमान, प्लीज टेल न्यू स्टूडेंट, व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? एटॉमिक रेडियस होता क्या है? यस, atomic size. I am asking you what is atomic radius. Yes, it defines the atomic size. Yes, हाँ बोलो बेटा। वो नया लड़की जो आई है वो बेटा बोलो, तुम्हारा नाम मुझे याद नहीं रह रहा है, प्लीज बोलो। व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? यस, डोंट लेट मत करो, बोलो क्या पता है आपको? एटॉमिक रेडियस से यदि बोला जाता है तो आपके दिमाग में क्या आता है? श्वेता? Okay, okay, mute your mic. Okay, no problem. Shweta? Sir, Yes, please tell. What is atomic radius? sir, it is the distance from the center of the nucleus up to which its outermost electron it is extended. Okay, very good. So, जैसे वहां पे सोता ने अभी बोला कि सर जो एटॉमिक रेडियस होता है वो न्यूक्लियस से जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है उसके डिस्टेंस को हमारा डिफाइन करता है। ठीक है, तो मान लो यदि एक एटम है और इसके सेंटर पे आपका बन गया ये न्यूक्लियस। ठीक है, ये बन गया आपका न्यूक्लियस और ये बन गया आपका सेल्स। ठीक है, तो न्यूक्लियस से वैलेंसी सेल जो बाहर वाला सेल होता है, आउटर मोस्ट सेल जो होता है, यदि वहां पे आपका इलेक्ट्रॉन है तो उस इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। ठीक है या नहीं? उसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल कंटेनिंग द इलेक्ट्रॉन। जो बाहर का सेल का जो इलेक्ट्रॉन वहां पे जो है उससे न्यूक्लियस के सेंटर से जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। ठीक है, अच्छा ये तो सब हमने 9th और 10th के स्टैंडर्ड्स में भी हम पढ़ के आए, लेकिन अभी हम 11th 12th को ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं। तो अभी हमारे हिसाब से क्या ये पर्टिकुलर डेफिनेशन है एटॉमिक रेडियस का? क्योंकि हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये भी पढ़ा था जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल नेचर तो शो ही करता है लेकिन उसके साथ वेव नेचर भी शो करता है। ठीक है या नहीं? स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पार्टिकल नेचर शो करता है लेकिन वेव का नेचर भी शो करता है। ठीक है या नहीं? इज इट करेक्ट और रॉन्ग? होता है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप लोगों ने पढ़ा होगा, वहां पे आपका डुअल नेचर बिहेवियर होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन तो एक वेव जैसा भी आपका बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन वेव जैसा भी बिहेव करता है। तो उसके हिसाब से देखा जाए जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है तो उसको तो हम पार्टिकल जैसा नहीं पकड़ेंगे, वो इस तरह से वेव भी हो सकता है। होता है या नहीं? इस तरह से भी हो सकता है। यदि वेव नेचर ये शो करता है इलेक्ट्रॉन तो उसके पर्टिकुलर पोजीशन तो हमें पता नहीं चलेगा। वी कैन डिफाइन इट पर्टिकुलर पोजीशन कि कौन से पोजीशन पे अभी इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये तो वेव नेचर शो कर रहा है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ये डेफिनेशन वहां पे गलत हो गया। ठीक है, जो आप लोग अभी अभी पढ़ रहे हो कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस, अरे भाई इलेक्ट्रॉन का पोजीशन यदि हम ठीक से नहीं देख सकते तो वहां पे कैसे हम उसका डिस्टेंस निकालेंगे? तो उसको यदि हम एटॉमिक रेडियस तो ये है जो आपने बोला, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल पे कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसको हम पर्टिकुलर उस तरह से बोल सकते हैं कि द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सेंटर से आपका जो it is the distance from the center of the nucleus to the point up to which the density of the electron cloud is maximum। न्यूक्लियस के सेंटर से जहां तक इलेक्ट्रॉन क्लाउड मैक्सिमम है वहां तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है अपने एटॉमिक रेडियस। ठीक है, आप डेफिनेशन को इस तरह बोल सकते हो, दैट इज द पर्टिकुलर करेक्ट डेफिनेशन ऑफ योर एटॉमिक रेडियस। जहां तक आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वहां तक न्यूक्लियस के सेंटर से जो डिस्टेंस होता है उसको हम कंसीडर करते हैं एटॉमिक रेडियस। ठीक है, ये हो गया सर एटॉमिक रेडियस के बारे में बात। अच्छा, तो बेटा ये जो एटॉमिक रेडियस होता है इट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड।
इसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ओके, तो व्हाट आर द डिफरेंट डिफिकल्टीज इन डिटरमाइनिंग द एटॉमिक रेडियस? एटॉमिक रेडियस को डिटरमाइन करने में कौन सा डिफिकल्टी सब आता है? पहली बात, ये जो एटम होता है, अभी हम ये तो बॉन्ड के स्टेट में भी होता है, एक एटम दूसरे एटम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन भी करता है, ठीक है या नहीं? बॉन्ड भी फॉर्मेशन करता है। तो जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, एक एटम दूसरे एटम से जब बॉन्डिंग होता है उनका, तो वहां पे जो उसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, वो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन दूसरे एटम के न्यूक्लियस के साथ भी होता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल ले रहा हूँ जहाँ पे आपका दो एटम्स हैं, तो मान लो ये इसका न्यूक्लियस बन गया, ये इसका न्यूक्लियस बन गया, और ये इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और ये इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। तो ये जो न्यूक्लियस है, इसका इंटरेक्शन तो इसके साथ तो है क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन ये अपने ही इलेक्ट्रॉन है एटम का, लेकिन इसका जो न्यूक्लियस है वो इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ भी इंटरेक्ट करता है, ठीक है? ये जो पास वाला जो न्यूक्लियस है दूसरे एटम का, वो अलग एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ भी इंटरेक्शन करता है, ठीक है? सो इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम इज अट्रैक्टेड बाय अनदर एटम आल्सो। सो इसके हिसाब से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन सर चेंज हो जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा है, वो शायद खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो अप्रोप्रिएट जो रेडियस होना चाहिए वो तो नहीं होगा, ठीक है? तो इसीलिए दैट इज वन डिफिकल्टी टू डिटरमाइन योर एटॉमिक रेडियस। पहला ये आपका प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी है। दूसरा होता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो मैंने अभी आपको बताया। ओके, एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक होता है हेज़ेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, सो उस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से एक जो इलेक्ट्रॉन जब ये रोटेट कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तब एक पर्टिकुलर टाइम पे आप इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और उसका मोमेंटम एक साथ एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। You can measure both the velocity or we can tell the momentum and the position of the electron accurately and simultaneously, ये possible नहीं है। तो मतलब जैसे अभी मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव नेचर भी शो करता है, तो उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज होता है। इलेक्ट्रॉन का एक पर्टिकुलर पोजीशन हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है? तो इसके लिए ये भी और एक डिफिकल्टी है कि आपका एटॉमिक रेडियस को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है? तो जो एटॉमिक रेडियस होता है वो तो दो तरह का होता है। पहली बात, हम एक पर्टिकुलर आइसोलेटेड एटम का रेडियस इस तरह से मेजर करते हैं। मान लो कोई पर्टिकुलर एटम का दिया गया है, उसका रेडियस को हम कंसीडर करते हैं। नहीं तो बॉन्डेड स्टेट में जो एटम होता है वो पर्टिकुलरली बॉन्डेड स्टेट में होता है, तो बॉन्डेड स्टेट में जब होता है उस बॉन्डिंग के हिसाब से हम रेडियस को कंसीडर करते हैं, ठीक है? उस बॉन्डिंग के हिसाब से हमारा डिफरेंट रेडियस को हम कंसीडर करते हैं, ठीक है? तो उस तरीके से हमारा डिफरेंट टाइप्स का रेडियस को कंसीडर किया जाता है। जैसे कि मान लो आपका पहला आता है कोवेलेंट रेडियस। ओके, फर्स्ट वन इज योर कोवेलेंट रेडियस, ठीक है? नेक्स्ट आता है आपका वैन डर वाल्स रेडियस। ओके, वैन डर वाल्स रेडियस सेकंड नंबर पे आ गया आपका वैन डर वाल्स रेडियस। दिस इज योर वैन डर वाल्स रेडियस। एंड नेक्स्ट वाला है आपका मेटलिक रेडियस। लास्ट वाला है आपका मेटलिक रेडियस, और इसको आप आयोनिक रेडियस, इस तरह से हम उसको डिस्कस करेंगे बाद में। सो कंसीडर आप बॉन्ड को देखते हो तो उसके हिसाब से आपका 3 टाइप्स का आपको बताया जाता है बॉन्डिंग। तो उसके हिसाब से आपका रेडियस जो होता है वो एक होता है कोवेलेंट रेडियस, वैन डर वाल्स रेडियस, मेटलिक रेडियस। ओके, जो आयोनिक रेडियस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे उसके बाद, मेटलिक रेडियस के बाद। लेकिन बॉन्डिंग के हिसाब से देखा जाए तो मेटलिक रेडियस में भी एक टाइप का आयोनिक बॉन्डिंग का कांसेप्ट ही अप्लाई होता है, ठीक है? तो ये उस तरह का उसका सिमिलरिटी है इसमें, ठीक है? तो बॉन्डिंग के हिसाब से कंसीडर किया जाए तो हमारे पास 3 रेडियस आ गया। एक आ गया कोवेलेंट रेडियस, दूसरा आ गया आपका वैन डर वाल्स रेडियस, तीसरा आ गया आपका मेटलिक रेडियस। तो पहले हम कोवेलेंट रेडियस को डिस्कस करेंगे कि कोवेलेंट रेडियस होता क्या है। तो मैंने जैसे बोला कि बॉन्डिंग के हिसाब से आपका रेडियस को कंसीडर किया गया है, ठीक है? तो मतलब कोवेलेंट रेडियस है मतलब एटम और एटम के बीच का आपका यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। एटम और एटम के बीच में आपका यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, और हमें पता है कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। मान लो यहाँ पे एक एटम है ए और यहाँ पे एक एटम बन गया ए,
तो इनके बीच का इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। तो इसका मान लो ये इलेक्ट्रॉन है और ये इसका इलेक्ट्रॉन ये है, तो यहाँ पे दोनों का इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, ठीक है, दोनों का इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। तो यहाँ पे आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। सो उसके हिसाब से हम देखेंगे कोवेलेंट रेडियस कैसे हम उसको कैलकुलेट कर पाए। तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या पता चला, शेयरिंग होता है। तो मान लो ये हो गया आपका एक एटम और ये दूसरे एटम के साथ ओवरलैप हो रहा है, क्योंकि शेयरिंग हो रहा है तो ओवरलैप होगा। तो मान लो यहाँ पे ए हो गया, ये हो गया ए, दो एटम बन गए, इनके बीच का कोवेलेंट बॉन्ड है। तो मान लो इसका सेंटर ये बन गया, ये इसका सेंटर, ये बन गया इसका सेंटर, न्यूक्लियस जो बोलते हैं हम, ठीक है। तो सेंटर को हम न्यूक्लियस को पोजीशन को कंसीडर करते हैं। तो इसका जो न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है, सेंटर और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है, यदि हम उसको डी कंसीडर करते हैं, यदि हम उस डिस्टेंस को डी कंसीडर करते हैं, कितना कंसीडर करेंगे, डी, तो यहाँ पे जो आपका एटॉमिक रेडियस देखोगे, या बोल सकते हो कोवेलेंट रेडियस, इट विल बी हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। सो R covalent is equal to D/2। वेरी सिंपल, कोई इसमें दिक्कत है क्या? R covalent is equal to D/2, ठीक है। तो आपका यदि दो एटम के अंदर आपका ओवरलैपिंग हो रहा है, वहां पे आपका इलेक्ट्रॉन शेयर तो होता ही है, आपका कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो इंटरन्यूक्लियर का जो डिस्टेंस होता है उसके यदि आप हाफ लेते हो तो वहां पे आपको कोवेलेंट रेडियस मिलता है। किसी को कोई शिकायत? क्लियर एकदम? ओके। सो बच्चों यहाँ पे आपका जो कोवेलेंट रेडियस निकला, तो सर ये तो आपने सेम एटम के बीच करवा दिया, डिफरेंट एटम्स का भी होता है, डिफरेंट एटम्स का भी होता है या नहीं? डिफरेंट एटम्स का भी होता है। मान लो यहाँ पे एटम ए है और यहाँ पे और एक दूसरा एटम बन गया बी, ओके। तो इनके बीच का भी सर यहाँ पे एटॉमिक बॉन्डिंग तो होता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग तो बनता है। तो इसके लिए सर हम क्या करेंगे? तो बेटा इसके लिए क्या होता है, मान लो ये इसका सेंटर, ये उसका सेंटर, इसके लिए दो केस आता है। जब आपका डिफरेंट एटम्स के लिए आप कंसीडर करते हो कोवेलेंट रेडियस को, तो यहाँ पे दो केस आता है सामने। एक आता है कि जो दो एटम है उनका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को हम काय ए से रिप्रेजेंट करते हैं, काय ए। सो इट इज काय ए एंड दिस इज योर काय बी। आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में। तो यदि ये दो एटम का इलेक्ट्रिविटी इक्वल है, सेम है दोनों का, ठीक है, दो डिफरेंट एटम्स का यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो उसके लिए आप जब कोवेलेंट रेडियस कैलकुलेट करोगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा बेटा, ये मान लो हो गया आपका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो ये जो है इस वाले न्यूक्लियस से, ये थोड़ा पिक्चर थोड़ा छोटा है तो मैं देख रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये बन गया ए वाला का रेडियस। और बी का, रुको कलर चेंज करते हैं, यहाँ से बी का सेंटर से इसके वाले जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये हो गया रेडियस ऑफ द बी, ठीक है। तो इस तरह से क्या हम इसको लिख सकते हैं, दैट रेडियस ऑफ द ए प्लस रेडियस ऑफ द बी, रेडियस ऑफ द ए प्लस रेडियस ऑफ द बी, दैट इज इक्वल टू डी ए बी। ए और बी के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू डी ए बी। इस तरह से लिखा जा सकता है इसको। क्लियर है सबको? ठीक है। तो यदि आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है, तो उसके हिसाब से आप इस तरह से आप एक पर्टिकुलर एटम का कोवेलेंट रेडियस इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, खत्म? सबको आया? सर ठीक है, यस आस्क। सर RE प्लस RP इक्वल्स टू DAP केमते हेबो, सेटा तो रिपीट हो जाउची ना, माने से मिडिल जो इंटरसेक्शन पॉइंट जो डिस्टेंस ता सेटा तो रिपीट होला ना 2 टाइम्स। 2 टाइम्स केमते होबो? এই লাইনটা রইলা, মো কথা শুনো, রোজ সাইলেন্ট। यहाँ से এইটার সহিত সেন্টার, এইটা মনে করো হইলা আর গোটে সেন্টার। মনে করো এইটু তোমার অধার যাই তোমার সার্কেলটা এইটু গোটে কমপ্লিট ହେଇଛି, আর গোটে এইটু রিপিট ହେଇଛି। তো এই জায়গাରୁ গোটে সার্কেলর রেডিয়াস এই যায় আসিবো, আর গোটে সার্কেলর রেডিয়াস এই যায় আসিলা। তো দুইটা যাক রেডিয়াস কো যদি আমি মিশেইবা, তাহলে हम তাଙ୍କ দুই জনଙ୍କ ভিতরে ডিসটেন্স সমান হবনি? আর ডবল কোন হলা? हां थिंक, ओके, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो उसको। You are now you will go for a medical aspirants, you will go to give a medical exam, so do some practical thinking in your mind, okay? तो इस तरह से नहीं कि सर लाइन पढ़ रहा है तो डबल हो जाएगा वहां पे, ठीक है? so this is a mathematical concept, मैथमेटिक्स का यूज हो रहा है यहाँ पे, क्या एकदम छोटा सा चीज है।
कोई दिक्कत होने वाला नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरीके से यदि यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम आता है तो इस तरीके से आप वहाँ पे रेडियस निकाल सकते हो, कोवेलेंट रेडियस। यदि मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे मैंने ए और बी के बीच का आपको बता रहा था, मान लो ये ए एटम हो गया और ये आपका बी एटम हो गया, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है ए और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है बी, ये है ए ये है बी, तो इसका हो गया का है, इसका हो गया का बी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सेम नहीं है, ठीक है, ये अलग है, इसका अलग है, इसका भी अलग है, ठीक है। तो वहां पे जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता है तो वहां पे आप किस तरीके से रेडियस को निकालोगे, तो यहाँ पे थोड़ा वेरिएशन होता है, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को यूज करके यू कैन कैलकुलेट योर कोवेलेंट रेडियस। तो वहां पे मान लो जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था दो एटम्स, इसको ओवरलैप करवाते हैं क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड है, इसको ओवरलैप बना लिए, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सेंटर, ये बन गया आपका इसका डिस्टेंस, ठीक है। तो इसका जो बीच का डिस्टेंस है सो दैट इज योर डी ए बी, ठीक है, डी ए बी हो गया, ये इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस डी ए बी, ओके। तो यहाँ से जैसे हमने बात किया था रेडियस ऑफ द ए प्लस रेडियस ऑफ द बी, ठीक है, तो उसी के हिसाब से हम लिखेंगे फॉर्मूला को, तो ये हो जाएगा आपका डी ए बी will be equals to RA plus RB plus RB minus 0.09 RA plus RB minus 0.09 into chi A minus chi B, ठीक है, समझ में आया सबको। DAB is equal to RA, radius of the A atom plus radius of the B atom minus 0.09 into chi A minus chi B, minus 0.09 into chi A minus chi B। chi A जो है that is the electronegativity of A atom and B is the electronegativity of the B atom, chi B, okay। तो वहां पे आपको डिफरेंस चाहिए, उस डिफरेंस को निकालो, उसके 0.09 के साथ उसको मल्टीप्लाई करो और उसको रेडियस से माइनस करना है, तो वहां पे आपको मिल जाएगा क्या, कोवेलेंट रेडियस। उस तरीके से आप उस फॉर्मेट से उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत किसको, आगे चले, ओके, अरे ठीक है, यस सर। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है बेटा, ओके, कोई बात नहीं। अभी नेक्स्ट चलते हैं, ये हो गया आपका कोवेलेंट रेडियस के बारे में बात। अभी नेक्स्ट आते हैं मेटेलिक रेडियस पे, मेटेलिक रेडियस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सर मेटेलिक रेडियस क्या हो, बहुत इजी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं मेटेलिक रेडियस पे। तो मेटेलिक रेडियस में आपको कंसीडर करना है क्रिस्टल लैटिस, क्या कंसीडर करना है, क्रिस्टल लैटिस। आपका सॉलिड स्टेट के चैप्टर में इसके बारे में हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे, वहां पे इसके बारे में ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे जितना रिक्वायरमेंट है उसको हम कंसीडर कर लेते हैं। तो मेटेलिक रेडियस में क्या होता है बेटा, यहाँ पे एटम सब जो है वो पास में होते हैं, क्योंकि क्रिस्टल में आपने देखा होगा सॉलिड स्टेट में इस तरीके से आपका एटम जो है वो बहुत पास होकर सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, इस कैसे, ओके। इस तरीके से आपका मेटल का जो है एटम्स का अरेंजमेंट इस तरीके से होता है, ठीक है। तो वहां पे आपने सॉलिड स्टेट जिसने कवर किया है, यहाँ पे तो कवर होगा कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों ने 11th और 12th में भी पढ़ के आए हो सॉलिड स्टेट के बारे में, तो आपको पता होगा जो सॉलिड स्टेट में जब सॉलिड एटम्स होते हैं वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंस होता है, क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंस, ठीक है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो जो उसका न्यूक्लियस के बीच का जो इंटरेक्शन है वो थोड़ा वीक होता है, इसीलिए हम उसको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। तो वो इधर उधर घूमता रहता है, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन कैन मूव, ठीक है, ये इस तरह मूव करता रहता है। तो मान लो एक मैं पर्टिकुलर इस तरीके से वहां पे एक एटम को यहाँ पे जूम करके दिखाता हूं, तो मान लो ये हो गया आपका एटम, ठीक है, तो मान लो ये हो गया उसका फ्री इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके चारों तरफ जो एटम है, ये इसके चारों तरफ जो एटम है उनके न्यूक्लियस के साथ भी ये इंटरेक्शन करता है, ठीक है, उनके न्यूक्लियस के साथ भी ये इंटरेक्शन करता है, ठीक है। ये जो एटम्स है वो पास में है, पता है ना, लैटिस में कैसे होता है, एटम्स एकदम पास में होते हैं,
ठीक है, वही तो लैटिस स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं वहां पे, ठीक है। तो एटम एटम बहुत ही पास होते हैं, ठीक है। तो उनका जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो उसके चारों तरफ का जो एटम्स होता है उस एटम के साथ भी वो इंटरेक्शन करता है वहां पे, ठीक है। तो इसीलिए आप डायरेक्टली इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ पे जो एटम्स है वो पास पास होते हैं, यहाँ पे तो ओवरलैपिंग तो नहीं होता है क्योंकि शेयरिंग तो होने वाला नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो मान लो ये हो गया ए, ये हो गया ए, तो मान लो इसके बीच का जो डिस्टेंस है इंटरन्यूक्लियर का डिस्टेंस, सेम कॉन्सेप्ट बेटा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ये यदि डी है तो वहां पे आप रेडियस का ए को कैसे निकालोगे, रेडियस है दैट इज आल्सो इक्वल्स टू डी/2, सेम कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है। सो हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द टू एटम्स व्हिच आर जॉइंड बाय द मेटेलिक रेडियस, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर मेटेलिक रेडियस। इसके बारे में जो एक्स्ट्रा चीज है उसको हम सॉलिड स्टेट में कवर करेंगे, ठीक है, खत्म। नेक्स्ट वैन डर वाल्स रेडियस के बारे में बात करते हैं। ये थोड़ा दिक्कत वाली चीज है, ठीक है, वैन डर वाल्स रेडियस, ठीक है, वैन डर वाल्स रेडियस। तो बेटा वैन डर वाल्स का जो रेडियस आया है ये कांसेप्ट आया है वैन डर वाल्स फोर्स से, ठीक है, वैन डर वाल्स फोर्स से ये कांसेप्ट आया है। वैन डर वाल्स रेडियस जो है वो कांसेप्ट आया है आपका वैन डर वाल्स के फोर्स से, ठीक है, वैन डर वाल्स फोर्स से ये कांसेप्ट आया है यहाँ पे। तो ये वैन डर वाल्स फोर्स होता क्या है, एटम एटम के बीच का तो इंटरेक्शन होता है ये हमें मालूम है, ठीक है, लेकिन बेटा मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में भी इंटरेक्शन होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है, सॉरी, वो जो फोर्स है मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में वो भी एग्जिस्ट करता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल A2 है और उसके पास में एडजेसेंट मॉलिक्यूल और एक है, तो उनके बीच का भी इंटरेक्शन होता है, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में भी इंटरेक्शन होता है, ओके। सो उस इंटरेक्शन को हम यहाँ पे वैन डर वाल्स फोर्स के नाम पे कंसीडर करते हैं। तो ये जो वैन डर वाल्स फोर्स है ये पर्टिकुलरली आपका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रुप 18 एलिमेंट्स के लिए जो कि आपके नोबल गैसेस हैं, लाइक योर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडन। तो वहां पे क्या होता है, हीलियम तो बॉन्ड तो नहीं फॉर्मेशन करेगा क्योंकि वो तो नोबल गैसेस है, ठीक है, इतना इजीली तो बॉन्ड फॉर्मेशन करता नहीं है, रेयरली कोई कंपाउंड होता है तो होता है, नहीं तो जनरली वहां पे हम कंपाउंड इसका नहीं मिलता है, ओके। तो वहां पे जो है, वहां पे वैन डर वाल्स का जो रेडियस है उसको हम कंसीडर करते हैं। वहां पे तो मॉलिक्यूल तो नहीं बनेगा, एटम और एटम के बीच का जो इंटरेक्शन है वहां पे हम वैन डर वाल्स कांसेप्ट से उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। लेकिन आपका जो वैन डर वाल्स फोर्स है वो बेसिकली समझता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच के जो इंटरेक्शन होते हैं उसी को हम समझते हैं वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है। तो उसी कंसेप्ट से यहाँ पे आपका वैन डर वाल्स रेडियस का कंसेप्ट आया, ठीक है। तो ये क्या बोलता है आपको, मान लो दो मॉलिक्यूल पास में है, इस तरीके से, मान लो इस तरीके से आपका दो मॉलिक्यूल पास में है, तो इसका यदि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से होगा, ये हो गया एक, ये हो गया, मान लो ये एक हो गया, ये एक हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से, तो बेटा ये जो मॉलिक्यूल है ये दो मॉलिक्यूल हैं, इनका जो एडजेसेंट एटम है, इनका जो एडजेसेंट एटम है, दोनों पास पास वाले एटम, ये मान लो ये हो गए दो पास पास वाला एटम, ये एटम और ये एटम दोनों पास में है, तो इनके बीच का जो न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है, इंटरन्यूक्लियर का जो डिस्टेंस होता है, यदि हम उसका हाफ करते हैं देन वी विल गेट द वैन डर वाल्स रेडियस, ठीक है। तो दो मॉलिक्यूल पास में है, जैसे यहाँ पे आपको देख रहे हो दो मॉलिक्यूल यहाँ पे पास में है, तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल का दो एटम एडजेसेंट होते हैं, उनमें से जो दो एटम एडजेसेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये वाला एटम और ये वाला एटम पास में है, तो वहां पे इनका जो न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है, मान लो ये वाला डिस्टेंस हो गया आपका d, तो उसका यदि आप हाफ लेते हो तो वहां पे आपको मिलता है वैन डर वाल्स रेडियस। तो यहाँ पे वैन डर वाल्स रेडियस जो होगा इट विल बी d/2, सिंपल, ओके, सिंपली, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट योर वैन डर वाल्स रेडियस, ओके। तो वैन डर वाल्स रेडियस जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नोबल गैसेस के लिए। अभी हम पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस के फ्रीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे, कैसे उसका सीक्वेंस है, डाउन द ग्रुप कैसे होता है, अलोंग द पीरियड कैसे होता है, उसका सीक्वेंस कैसे होता है, क्यों चेंज होता है, कहाँ पे एक्सेप्शन होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वहां पे हम एक एक्सेप्शन है नोबल गैसेस के लिए, उसको हम डिस्कस करेंगे वैन डर वाल्स कांसेप्ट से, ठीक है। तो लेकिन अभी के लिए वैन डर वाल्स रेडियस इतना ही कि जो आपका
पास पास में जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके दो एडजेसेंट एटम का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है, यदि आप उसके आधा लेते हो, उसको हाफ हाफ करते हो, तो वहां पे आपको वैन डर वाल्स रेडियस मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछता है कि बॉन्ड का जो रेडियस है उसका साइज के हिसाब से कौन सा रेडियस पहले आएगा, कौन सा रेडियस बाद में आएगा। ठीक है, तो एक ऑर्डर आता है आई थिंक जेई मेन पे और मेडिकल शायद जितना भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, बेसिक एंट्रेंस एग्जाम, उसमें आ चुका है ये टाइप का क्वेश्चन। ईयर तो पता नहीं, लेकिन ये टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो आप उसको नोट करो, ये फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू शायद ये कंसेप्ट रिपीट हो सकता है, उसको हम याद रखेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द रेडियस, सो एक्चुअली हम इसको अरेंज इस तरीके से करते हैं। पहले आता है आपका वैन डर वाल्स रेडियस, क्योंकि आप लोगों को पता है मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल है, तो मतलब दोनों का डिस्टेंस होता है। मान लो ये हो गया, ये हो गया, सॉरी रुको, यहाँ पे ये हो गया और ये इसका हो गया, ये और एक मॉलिक्यूल हो गया, तो यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा आता है एज कंपेयर टू मेटलिक एंड कोवेलेंट। ठीक है, तो इसीलिए सबसे ज्यादा आएगा आपका आर वैन डर वाल्स, वैन रेडियस सबसे आपका ज्यादा आएगा। उसके कौन आता है, मेटलिक रेडियस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होता है, कोवेलेंट में तो ओवरलैपिंग होता है तो थोड़ा डिस्टेंस तो ये घटता है, लेकिन मेटलिक पे तो पास पास में होते हैं, एटम कांटेक्ट में होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो रेडियस है वो मेटलिक के लिए थोड़ा ज्यादा होता है देन दैट ऑफ योर कोवेलेंट। सो आर वैन डर वाल्स पहले, देन उसके बाद हम लिखेंगे आर मेटलिक, देन उसके बाद आएगा हमारा मेटलिक रेडियस, और बाद में हम लिखेंगे इसको आर कोवेलेंट। उसके बाद हम कंसिडर करते हैं कोवेलेंट रेडियस को। तो ये है आपका ऑर्डर, पहले आएगा आपका वैन डर वाल्स रेडियस, उसके बाद आएगा आपका मेटलिक रेडियस, और सबके बाद में आता है कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस सबसे कम होता है उसका, और मेटलिक रेडियस सेकंड पे, और सबसे आगे आपका आ गया कौन, सबसे आगे आ गया आपका वैन डर वाल्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। व्हाट इज योर आयोनिक रेडियस, ये आयोनिक रेडियस क्या है, उस बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं आयोनिक रेडियस के बारे में। तो सर आयोनिक रेडियस क्या होता है बेटा, तो आयन तो दो तरह के होते हैं। मान लो ये आपका न्यूट्रल एटम, तो यदि ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मान लो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो ये कैटायन बन जाता है या पॉजिटिव आयन बनता है। यदि ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यदि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है, तो ये बन गया आपका एनायन। यदि ये एटम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको गेन करता है तो बनता है कैटायन, लेकिन यदि एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करता है तो वहां पे बन जाता है ये एनायन। ठीक है, किसी को कोई शिकायत, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैटायन का रेडियस, एनायन का रेडियस और न्यूट्रल एटम के रेडियस, उनके बीच का रिलेशन कैसे होता है, उसको हम कैसे कंसिडर करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो उसको हम देखते हैं आयोनिक रेडियस क्या होता है। तो बेटा यदि आयोनिक रेडियस को आप कंसिडर करोगे, मान लो एक पर्टिकुलर एटम को ही कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, सोडियम को कंसिडर करते हैं, सोडियम को, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर 7, 11 सोडियम का एटॉमिक नंबर बन गया आपका 11। तो बच्चों यहाँ पे 11 है, मतलब प्रोटॉन का नंबर उसका 11 है और उसका इलेक्ट्रॉन का नंबर भी 11 है, क्योंकि यहाँ पे एक न्यूट्रल एटम है सोडियम, अभी कोई चार्ज बियर नहीं कर रहा है, तो उसके हिसाब से ये बन गया आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में बन गया आपका 11 प्रोटॉन, और ये बन गया आपका इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन्स है इसके सेल पे। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे टोटल आपका 11 इलेक्ट्रॉन भी बन गया। तो बेटा यहाँ पे 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, उसके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, उसका वैलेंस सेल, उसका पेनल्टीमेट सेल, उसका इनर सेल, उसके बीच में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन भी हो रहा है, और न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन भी वहां पे हो रहा है। तो मान लो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन तो हो रहा है, ये हमको मालूम है। उसके बाद में उसको डिस्कस करेंगे जब रेडियस के बारे में आएगा, तो वहां पे उसको फोर्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी को समझने के लिए इतना कंसिडर करो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 11 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, तो वहां पे अपना इंटरेक्शन तो हो रहा है। अच्छा, अभी मान लो ये जो सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, क्या क्या, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज किया, तो ये बन गया आपका सोडियम कैटायन Na+। ठीक है, तो इसके हिसाब से देखो तो एटॉमिक नंबर तो रहेगा 11, तो प्रोटॉन का नंबर तो वही 11 रहेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो 10 हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नंबर न्यूट्रल एटम पे आपका 11 था,
लेकिन एक इलेक्ट्रॉन आज ये लूज कर रहा है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का नंबर यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा, ठीक है या नहीं? इलेक्ट्रॉन का नंबर तो 10 हो जाएगा ना, ठीक है? तो आपका इलेक्ट्रॉन नंबर न्यूट्रल एटम के कंपैरिजन से ये आपका इलेक्ट्रॉन का नंबर डिक्रीज हो गया, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का जो अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगा, ठीक है? तो वहां पे आपका 11 प्रोटॉन था और 11 इलेक्ट्रॉन था न्यूट्रल एटम पे, तो वहां पे तो अट्रैक्शन हो रहा था लेकिन रिपल्सन भी हो रहा था, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था तो वहां पे रिपल्सन भी हो रहा था। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घट रहा है तो रिपल्सिव फोर्स थोड़ा घटेगा, लेकिन प्रोटॉन उस कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, एक प्रोटॉन ज्यादा है, तो वहां पे आपका अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। अरे बढ़ेगा या नहीं? अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो थोड़ा वहां पे क्या होगा, कंप्रेशन होगा, कंप्रेस होगा, थोड़ा साइज कंप्रेस होगा, तो वहां पे रेडियस आपका घटेगा, डिक्रीज होगा। तो इसीलिए बोला जाता है जो कैटायन होता है R+, मान लो R+ है तो उसका साइज न्यूट्रल एटम के रेडियस से कम होता है। किसी को कोई शिकायत? ठीक है, समझ गए? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। मान लो अभी इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, ऐसा होता तो नहीं है लेकिन समझाने के लिए मैं कर रहा हूं इसको। मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन अभी गेन कर रहा है, +1 इलेक्ट्रॉन मान लो हो रहा है, ओके? और कोई यहाँ पे स्टेटमेंट मत बोलो कि सर ये तो होता नहीं है, Na- हमने कभी देखा नहीं है, ये नहीं है, मुझे भी पता है कि Na- होता नहीं है, लेकिन समझाने के लिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि मान लो सोडियम न्यूट्रल एटम है, वो एक इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस सेल पे ले रहा है, लेट, तो ये बना रहेगा Na-, तो उसके हिसाब से देखें तो एटॉमिक नंबर वही 11, तो प्रोटॉन नंबर वही 11 रहेगा, लेकिन उसका जो इलेक्ट्रॉन नंबर है वो यहाँ पे 12 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन नंबर यहाँ पे आपका 12 बन जाएगा, ठीक है या नहीं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नंबर जो है वो न्यूट्रल एटम से एक ज्यादा है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन नंबर 12 बनेगा। किसी को कोई शिकायत? 12 बनेगा या नहीं? अभी मुझे बोलो, आज कंपेयर टू योर प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहा है, आज कंपेयर टू योर प्रोटॉन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा हो रहा है, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का जो रिपल्सन फोर्स है ये थोड़ा ज्यादा होगा यहाँ पे, आज कंपेयर टू योर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अट्रैक्शन फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो एक बढ़ गया तो वहां पे थोड़ा तो रिपल्सन ज्यादा होगा, तो रिपल्सन मतलब एक्सपांशन, थोड़ा एक्सपांड करेगा, ठीक है? थोड़ा तो एक्सपांड करेगा, तो वहां पे जो न्यूट्रल एटम का जो रेडियस होता है वहां से ये थोड़ा बढ़ जाएगा, ये थोड़ा बढ़ेगा, तो यहाँ पे Na- का जो साइज है वो थोड़ा बढ़ेगा देन दैट ऑफ योर सोडियम, ठीक है? यदि हम उसको कंसीडर करते हैं तो फाइनली ये कंक्लूजन निकलता है कि जो सबसे बड़ा बनेगा रेडियस वो बनेगा अनायन का, देन बनेगा न्यूट्रल एटम का, देन बनेगा आपका पॉजिटिव का। तो सबसे बड़ा रेडियस आएगा नेगेटिव का, उसके बाद आएगा आपका न्यूट्रल एटम का, देन आएगा आपका कैटायंस का। इसी तरीके से आपका रेडियस को अरेंज किया गया है। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, सब समझ में आ रहा है ना? ओके, तो आयोनिक रेडियस, तो आयोनिक रेडियस में आपका अनायन का रेडियस ज्यादा होता है देन दैट ऑफ योर न्यूट्रल एटम, और कैटन जो है उसका रेडियस घट जाता है एज दैट ऑफ द न्यूट्रल एटम। तो ये होता है आपका जनरल ऑर्डर, ठीक है? सो अभी हम देखते हैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस के ऊपर, ओके? एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस के ऊपर। सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस में आपका आयोनिक रेडियस किस तरीके से काम करता है उसको हम कंसीडर करेंगे। यू ऑल नो अबाउट योर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस? सबको पता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, दैट मींस सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर सेम नंबर, यस, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि होता है तो उसको हम कंसीडर करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। तो बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, मान लो एक एग्जांपल उठाते हैं अभी, तो Na+ मान लो, Na+ हो गया, अभी हो गया आपका Mg+2, अभी हो गया आपका Al+3, ठीक है? तो बोलो सबके पास इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है? Na+, Mg2+, Al+3। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो एक इलेक्ट्रॉन कम, ओके? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 10। सो वैसे मैग्नीशियम का देखोगे तो एटॉमिक नंबर कितना आएगा? 12। सो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन नंबर 2 कम होगा यहाँ पे, तो 10। वैसे एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर देखोगे तो इट विल बी 13,
तो यहाँ पे भी 3 इलेक्ट्रॉन कम, तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन बन गया आपका। तो सर ये इसका सब जो 3 आटम दिया गया है, 3 आयन जो दिया गया है, वहां पे आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, इलेक्ट्रॉन नंबर तो सेम है, लेकिन उसका जो प्रोटॉन नंबर है, प्रोटॉन नंबर बोलो किसका ज्यादा है? प्रोटॉन नंबर एल्यूमिनियम का, क्योंकि उसके एटॉमिक नंबर ही आपका एटॉमिक नंबर जो है वही प्रोटॉन नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का बन गया 13 बन गया, तो मैग्नीशियम का बन गया ये कितना 12। ठीक है, और यहाँ पे सोडियम का बन गया आपका 11। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे सोडियम के हिसाब से यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 12 के हिसाब से यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे 13 के हिसाब से यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है। तो मुझे बोलो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो रिपल्सन है ये सब में, उसमें हिसाब से जो आपका इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो इंटरेक्शन होगा वो कहाँ पे ज्यादा होगा? जहाँ पे सोडियम। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, सोडियम में। जहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, जहाँ पे आपका प्रोटॉन नंबर ज्यादा है, वहां पे आपका इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पे प्रोटॉन नंबर ज्यादा है। प्रोटॉन नंबर ज्यादा है मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा मतलब अट्रैक्शन ज्यादा होगा। यदि अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वहां पे साइज का कंप्रेशन होगा, साइज का कंप्रेशन हो जाएगा। यदि साइज का कंप्रेशन होगा तो एटॉमिक रेडियस घटेगा, डिक्रीज हो जाएगा वहां पे। ठीक है, तो उसके हिसाब से यदि हम ऑर्डर को लिखते हैं तो क्या होगा? जिसका चार्ज कम उसका रेडियस ज्यादा, सो Na+ ज्यादा हो गया यहाँ पे। देन उसके बाद हम लिख लेते हैं Mg+2, देन उसके बाद हम लिख लेते हैं Al+3। किसी को कोई शिकायत? Na+, देन Mg+2, No, देन लास्ट वन इज योर Al+3। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे एक नेगेटिव के बारे में बताते हैं, नेगेटिव स्पेसिस के लिए भी करते हैं। मान लो F-, O-2, देन N3-। तो बेटा सबके पास इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है? सबके पास इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है? 10। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, तो 9 + 1 10 हो गया। ऑक्सीजन का भी 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का 7 + 3, तो यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन बन रहा है सर। ठीक है, तो सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, ये क्लियर है सबको? तो ये बन गया आपका आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस और नॉट? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस बना या नहीं बना? ये कंफर्म हो सब लोग कि नाइट्रोजन आपका जो ये Yes, sir. 3 आटम दिया गया है वो आपका आइसोइलेक्ट्रॉनिक बन रहा है। तो इसका जो सबका इलेक्ट्रॉन है वो 10 आ रहा है, सबका इलेक्ट्रॉन नंबर जो है वो 10 ही आ रहा है। ठीक है, लेकिन उसका प्रोटॉन नंबर को हम कंसीडर करते हैं, लेट प्रोटॉन नंबर को कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे आएगा कितना? 9, क्योंकि एटॉमिक नंबर जितना है उतना आपका प्रोटॉन नंबर होगा। ऑक्सीजन के लिए प्रोटॉन नंबर कितना होगा बोलो? 10 8 8 कैसे आपका प्रोटॉन नंबर कैसे आपका 10 हो जाएगा? इस लड़की ने बोला अभी। हाँ बेटा, कैसे होगा ये? कंसीडर करो, अच्छे से सोचो उसको। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 8 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन पे 7 7। तो अभी देखो यहाँ पे 7 प्रोटॉन है, यहाँ पे 7 प्रोटॉन्स हैं और 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन और 7 प्रोटॉन्स है। तो प्रोटॉन का नंबर कम है, इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा है, तो सिंपली बता सकते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का जो रिपल्सन फोर्स है वो ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू योर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन का फोर्स है। तो यहाँ पे यदि रिपल्सन बढ़ रहा है तो मतलब एक्सपैंड हो रहा है, तो एक्सपैंड होगा मतलब साइज तो बढ़ेगा, साइज तो इंक्रीज होगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो आज यहाँ पे देख लो 9 है, यहाँ पे 10 है, प्रोटॉन का नंबर 9 और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नंबर 10, तो उसको कंसिडर करते हो तो क्या होगा? यहाँ पे प्रोटॉन नंबर एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन नंबर उसके पास में है, साइज तो बढ़ेगा, आयन का साइज तो बड़ा होता ही है, रिपल्सन तो ज्यादा होगा, लेकिन इनके बीच में यदि देखो तो प्रोटॉन नंबर जिसका जितना कम उतना ज्यादा रिपल्सन, तो उसके हिसाब से ऑर्डर को लिखेंगे तो क्या होगा? N3- ग्रेटर देन 2- देन ग्रेटर देन F-। किसी को कोई शिकायत? क्या है ऑर्डर? है N3- सबसे एटॉमिक रेडियस ज्यादा हो जाएगा देन दैट ऑफ योर O-2 देन दैट ऑफ योर F-। क्लियर? तो जितना आपका नेगेटिव चार्ज ज्यादा उतना आपका एटॉमिक रेडियस ज्यादा, आयोनिक रेडियस ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हो R आयोनिक
आर आयोनिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। जितना आपका नेगेटिव चार्ज ज्यादा, पर्टिकुलरली फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, आर आयोनिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर नेगेटिव चार्ज। जितना नेगेटिव चार्ज उतना रेडियस बड़ा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा हो रहा है उसी तरीके से आपका रेडियस घटता है, आयोनिक रेडियस वहां पे डिक्रीज होता है। ठीक है, आयोनिक रेडियस वहां पे डिक्रीज होता है। तो इस हिसाब से आप लोग कर सकते हो। किसी को कोई दिक्कत होगा क्या? एनी प्रॉब्लम? आगे चले? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, ओके। तो अभी और एक देते हैं, करके लाना घर से करके लाना, मुझे कल डाउट पूछना क्लास में। ओके, Yes, sir. देखो एक क्वेश्चन देखो, बी आर माइनस, एक क्वेश्चन है यहाँ पे बी आर माइनस, देन दिया गया है एल माइनस, देन आपको दिया गया है ए माइनस, लास्ट में आपको दिया गया है एन प्लस। इसको आपको इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग तक रेडियस को सजाना है। ठीक है, ऑर्डर करना है इसको, बी आर माइनस, सी एल माइनस, एफ माइनस, एन ए प्लस, इसको आपको ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर निकालो, निकाल करके मुझे कल बताना जब डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, कल एटॉमिक रेडियस का क्वेश्चन कुछ डिस्कस होगा, तो वहां पे ये वाला मुझे कंसेप्ट बताना कि सर आपने एक क्वेश्चन दिया था उसको बताना है। ठीक है, तो इसको घर में से करके लाना सब लोग। ठीक है, तो ये हो गया आपका आयोनिक रेडियस के बारे में बात। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस के लिए भी आप लोगों को बता दिया। ठीक है, अभी आते हैं इंपॉर्टेंट चीज। क्या सर इंपॉर्टेंट चीज? वेरिएशन, वेरिएशन ऑफ द एटॉमिक रेडियस इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में आपका एटॉमिक रेडियस किस तरीके से वेरी करता है, किस तरीके से वो अपना वेरिएशन शो करता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले डिस्कस करते हैं डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप, नीचे ग्रुप के जाएंगे तो क्या होगा? डाउन द ग्रुप, एक पर्टिकुलर ग्रुप को ही कंसीडर कर लेते हैं। मान लो ग्रुप 1 को कंसीडर करते हैं। मान लो यहाँ पे लिथियम, ग्रुप 1 का एलिमेंट का बोलो, क्या क्या होगा ग्रुप 1 का एलिमेंट? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ओके, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, जियम एंड फ्रांसियम। ओके, तो ये हो गया सर आपका ग्रुप 8, ग्रुप 1। ओके, सो ये हो गया आपका। म्यूट हो जाओ, म्यूट एवरीवन, एवरीवन म्यूट योरसेल्फ, नो वॉइस शुड बी देयर। डाउट है अनम्यूट करके पूछना। ठीक है, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। तो देखोगे तो यहाँ पे जो आपका एटॉमिक नंबर है वो तो इंक्रीज हो रहा है, ये तो पता ही है, एटॉमिक नंबर तो सारे इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यदि आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, ठीक है, इफ यू विल कंसीडर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे आप देखोगे धीरे धीरे आपका सेल नंबर इंक्रीज हो रहा है। आपका यहाँ पे सेल नंबर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, हो रहा है या नहीं? हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2 आता है, यहाँ पे 3, इस तरीके से 4, 5, 6, 7, इस तरीके से आपका सेल इंक्रीज हो रहा है। सेल नंबर यहाँ पे इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है। सर सेल नंबर इंक्रीज होने का इसका क्या मतलब है? कि मान लो बेटा ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ये बन गया आपका न्यूक्लियस। सो सेल इंक्रीज हो रहा है, मतलब पहले 2 था, मतलब इस तरीके से था, उसके बाद ये 3 हो रहा है, उसके बाद ये 3 हो रहा है, तो मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 नंबर पे है। तो यहाँ से आपका डिस्टेंस जो है वो बढ़ रहा है। पहले था 2, उसके बाद हो रहा है 3, उसके बाद होगा 4, 4 आ जाएगा तो और भी डिस्टेंस ज्यादा, और भी डिस्टेंस ज्यादा बढ़ेगा। तो यहाँ ले आपके लिए क्या होता है, डाउन द ग्रुप को आपका एटॉमिक रेडियस को क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? यहाँ पे Increase. इंक्रीज होता है। तो मेजर फैक्टर जो रहता है, मेजर फैक्टर जो हम कंसीडर करते हैं डाउन द ग्रुप में, वो होता है आपका साइज ऑफ द सेल। सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है, सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है तो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतना ज्यादा जा रहा है, डिस्टेंस उतना दूर जा रहा है, तो जितना दूर उतना डिस्टेंस। ठीक है, तो मेजर फैक्टर इज योर व्हाट, नंबर ऑफ द सेल। ठीक है, इसीलिए आपका साइज ऑफ द एटम वो बढ़ रहा है। यदि एटम का साइज बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से एटॉमिक रेडियस भी बढ़ रहा है। ठीक है, और एक चीज भी आप कंसीडर करोगे, मैंने प्रीवियस क्लास में भी जब एटॉमिक रेडियस को पढ़ाया था वहां पे भी मैंने आपको एक चीज बताया था कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट के कंसेप्ट है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज।
तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कंसेप्ट को हमें पकड़ के चलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सभी आपका जो प्रॉपर्टीज है वो आपका रेडियस मान लो, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो सब में आपका शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट में जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कॉन्सेप्ट सभी में यूज होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से यदि आप भी देखो तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कॉन्सेप्ट से भी, तो डाउन द ग्रुप आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये कांस्टेंट रहता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कांस्टेंट रहता है। मैंने आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट जब समझाया था उसमें भी आपको क्लियर करवाया था कि डाउन द ग्रुप आप जब जाते हो, जैसे लिथियम मान लो, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इस तरीके से जब जाओगे, इस तरीके से जब आप नीचे नीचे जाओगे तो आपका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कांस्टेंट रहेगा, इट रिमेन्स कांस्टेंट। तो वहां पे डाउन द ग्रुप आपका एलिमेंट का जो रेडियस है वो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। तो पहला इंपॉर्टेंट रोल आता है किसका, किसका आता है बेटा, साइज ऑफ द एटम का, नंबर ऑफ सेल, सेल का नंबर बढ़ेगा तो इसीलिए आपका रेडियस बढ़ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन याद रखो, एक्सेप्शन याद रखो तो ही वही क्वेश्चन आएगा, जो एक्सेप्शन है वही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एक्सेप्शन जिसमें है वहां पे आपका क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो एक्सेप्शन सर किसमें है बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, ठीक है, डी ब्लॉक में, ट्रांजिशन एलिमेंट और अब मैं मान लो डी ब्लॉक के, तो वहां पे आपका एक्सेप्शन है। वहां पे हमने पढ़ा था डी ब्लॉक में आपका 3 सीरीज होता है, 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज, 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज, ठीक है। सो उसका एक्सेप्शन क्या होता है कि मान लो सर ये हो गया आपका, इसको मैं यदि पीरियोडिक टेबल आपके साथ शेयर करता हूं तो समझने में थोड़ा इजी होगा, तो रुको मैं पीरियोडिक टेबल थोड़ा तुम्हारे साथ शेयर करता हूं। बैसाखी, बैसाखी मान तो बेटा म्यूट योरसेल्फ। Mute yourself, mute yourself, don't open your mic, unmute yourself, sorry mute yourself। बैसाखी म्यूट योरसेल्फ, बस कोई म्यूट ऑन म्यूट मत हो, मेरे अलावा किसी का माइक ऑन नहीं होगा। जब मैं पूछूंगा समझ रहे हो या नहीं, देन अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल, अदरवाइज देयर विल बी द डिस्टरबेंस, ऑल स्टूडेंट विल बी डिस्टर्ब। बहुत सारे बच्चे हैं, सबका डिस्टरबेंस होगा, मैं भी डिस्टर्ब हो जाऊंगा। Is it visible to all? Okay. तो बेटा देखो, this is your periodic table, this is your periodic table। तो पर्टिकुलरली हम एक्सेप्शन शो कर रहे हैं यहाँ पे डी ब्लॉक में। तो डी ब्लॉक के बारे में हम बात कर रहे थे, किसके बारे में, 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज, उसके बारे में अभी बात कर रहे थे। तो 3D, 4D और 5D में हम कंसिडर करते हैं। तो पहला वाला जो ये है हमारा 3D सीरीज है, नेक्स्ट वाला आपका 4D सीरीज और लास्ट वाला हो गया आपका 5D। सो 3D, 4D और 5D सीरीज, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप यदि देख लोगे तो इसमें एक्सेप्शन क्या है, मैं पहले बोल देता हूँ। तो मान लो एक पर्टिकुलर एलिमेंट को उठाते हैं, पर्टिकुलर को, ठीक है। तो जैसे कि मान लो इसको उठाते हैं, इस वाले को, टिटानियम, जिरकोनियम एंड हाफनियम, टिटानियम, जिरकोनियम एंड हाफनियम, ये 3 एलिमेंट को उठा लेते हैं। तो ये बन गया आपका 3 का, ये बन गया आपका 4D का, ये बन गया आपका 5D का। तो बेटा बोलो डाउन द ग्रुप, ये हो रहा है डाउन द ग्रुप,
ठीक है, डाउन द ग्रुप में हम कंसिडर कर रहे हैं टिटानियम, जिरकोनियम एंड हाफनियम, नीचे आ रहा है ग्रुप का। तो अकॉर्डिंग टू द रेगुलर ट्रेंड क्या होना चाहिए, किसका रेडियस सबसे बड़ा होना चाहिए, हाफनियम का, हाफनियम का सबसे बड़ा होना चाहिए। ये हो आप रेगुलर ट्रेंड, ठीक है, आपका रेगुलर ट्रेंड यही है कि हाफनियम का सबसे ज्यादा होगा, टिटानियम का कम होगा। टिटानियम पहले आएगा, ना आएगा आपका जिरकोनियम, देन आएगा आपका हाफनियम, इस तरीके से होता है, ये रेगुलर ट्रेंड है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है कि यहाँ पे टिटानियम तो आता है सबसे कम, लेकिन जो जिरकोनियम और हाफनियम है ये दोनों का एटॉमिक रेडियस नियरली इक्वल हो जाता है, ये दोनों का एटॉमिक रेडियस नियरली इक्वल रहता है, ठीक है, इन दोनों का एटॉमिक रेडियस नियरली इक्वल रहता है। नॉट ओनली फॉर दिस ग्रुप बट आल्सो फॉर ऑल द ग्रुप्स, ओके, जितना भी आपके डी ब्लॉक्स में है उतना जितना ग्रुप है उस सब ग्रुप के लिए आप कंसीडर कर सकते हो। तो मैं आपको जनरली बता देता हूँ, जो एक्सेप्शन है वो इस तरीके से 3D लेस देन 4D एंड 4D इज नियरली इक्वल टू 5D। तो क्वेश्चन आपको पूछेगा, मान लो जिरकोनियम हाफनियम दिया गया है ऑप्शन पे, पेयरिंग में एलिमेंट, दो एलिमेंट को पेयर करके आपको क्वेश्चन में पुट करेगा, पूछेगा कौन से दो एलिमेंट पेयर का रेडियस इक्वल रहता है। तो वहां पे आप बताओगे कि सर जिरकोनियम और हाफनियम है, तो वहां पे इसका एटॉमिक रेडियस सेम आएगा, क्योंकि सर ने बताया था ये एक्सेप्शन होता है, 3D सीरीज का जो रेडियस है वो तो घटेगा, कम आएगा देन 4D, बट 4D और 5D के बीच में जो 5D ज्यादा आना चाहिए था वो ना आके 4D और 5D का दोनों का रेडियस इक्वल आ जाता है, ठीक है, दोनों का रेडियस इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं ओनली कॉज बता देता हूं, लेकिन कॉज को एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट क्लास पे, मैं कॉज बता दूंगा लेकिन एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट क्लास, ओके। तो कॉज क्या है, पहली बात यहाँ पे आपका Z इफेक्टिव जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ओनली सुनो, Z इफेक्टिव आपका इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्यों इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज ऑफ योर पुअर सील्डिंग, कौन कर रहा है सील्डिंग, कैसे कर रहा है, वो सब नेक्स्ट क्लास, ओके। ओनली सुन लो कि पुअर सील्डिंग होता है, यदि पुअर सील्डिंग होता है तो वहां पे आपका Z इफेक्टिव इंक्रीज होता है, यदि Z इफेक्टिव इंक्रीज होता है मतलब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है न्यूक्लियस का, तो वहां पे ज्यादा अट्रैक्शन होगा, ज्यादा अट्रैक्शन होगा मतलब रेडियस वहां पे डिक्रीज होगा, रेडियस वहां पे डिक्रीज होगा, क्योंकि वहां पे कंप्रेशन होगा, क्योंकि वहां पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है न्यूक्लियस के ऊपर, तो वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन को वो ज्यादा अपने अपने तरफ वो ज्यादा खींचेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, तो वहां पे आपका साइज जो है वो कंप्रेस हो रहा है, साइज कंप्रेस हो रहा है, इसीलिए हम बोलते हैं कि रेडियस घट रहा है। 5D का जो एलिमेंट है उसका बढ़ना चाहिए, जैसे कि अभी हमने लिया जिरकोनियम और हाफनियम, हाफनियम बढ़ना चाहिए, लेकिन उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वहां पे बढ़ जाता है ड्यू टू पुअर सील्डिंग, तो पुअर सील्डिंग के वजह से वहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, इसीलिए वहां पे कंप्रेशन होके साइज घट जाता है, इसलिए उसका जो रेडियस है नियरली इक्वल टू द 4D, सॉरी हाँ 4D को आ जाता है, नियरली इक्वल टू 4D होता है, ठीक है। लेकिन किस तरीके से कौन से सेल का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पुअर सील्डिंग शो कर रहा है, कैसे हो रहा है, इट विल बी डिस्कस्ड इन द कमिंग क्लास, ओके। सो जितना पढ़ाया गया, किसी को कोई डाउट है, एनीवन हैविंग एनी डाउट इन टुडेस क्लास, No, sir. particularly new students, that is our Baisakhi, Sahil, mute your mic, Sahil, mute your mic, Baisakhi, Yes sir. यो any problem बेटा, आज जा पढ़ाला बुझी पालो, Yes sir, बुझेला. okay, any doubt, if you have any doubt, I have already told the my old students that in any doubt in any class of the chemistry, then you have to put your name and your doubt and you just have to send it in the group, जो ग्रुप आपके लिए बनाया गया है 1 ईयर का ग्रुप, उसमें आपका नाम और उसके हिसाब से आपका डाउट, ये दोनों को मिला के उसमें सेंड कर दो, जिस क्लास में है उसी क्लास का डाउट यदि सेंड कर दोगे तो नेक्स्ट क्लास के लिए जब शुरू करेंगे क्लास, तो उसमें टाइम थोड़ा 5-10 मिनट होता है टाइम क्लियरिंग का, तो वहां पे डाउट क्लियर करवाएंगे आपका, ठीक है, ओके। बैसाखी ये हो गया, बैसाखी ठीक है, जो डाउट होगा वो पूछना आराम से, ठीक है। Yes sir. नेक्स्ट अनदर स्टूडेंट विश्वजीत, Yes sir. विश्वजीत Yes sir. बेटा वही चीज आपके लिए भी समझ में आया सब चीज आज, Yes sir. हाँ. Yes sir. ओके, एनीथिंग एनी डाउट पुट योर नेम एंड योर डाउट इन द ग्रुप, ओके। नेक्स्ट क्लास में उसको, नेक्स्ट क्लास से पहले उसको पोस्ट Yes. करना है, उसी के हिसाब से हम शेड्यूल करके वहां पे डाउट क्लियरिंग करके Yes, 5-10 sir. मिनट आपका डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है बेटा,
Okay, so mute yourself. Vaisakhi, Shriman, mute yourself. Okay. Next, another student, Susri Sangita Sahu. Beta new student tam bodhe na koricho class. नहीं सर करिछि क्लास ओके तो नाइ नाटा मते टे नुआ बळी लागिला तो सेत में पचाली ओके नो प्रॉब्लम बेटा ओके ठीक अछि ओके आई थिंक आउ सब पिला हमर ऑलरेडी सब पुराना पिला बाकी पुराना पिला नगर कोन डाउट अछि कि एनीवन जो माने ऑलरेडी मोर क्लास करू छथि फास्ट रू सर से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सेटा 3D 4D 5D तीनटा जा सीरीज रे माने बढ़ुची ना हां हां तो तो 3D रो रेडियस माने अलगा एटम रो रेडियस थारु भी इटर भी कम होथिबो ना बुझी पाले नि एग्जांपल देके बुझाबा साहिल म्यूट योरसेल्फ केते थोड़ा कहबी जे क्वेश्चन पचारते ता थोड़ा आ कार माइक ऑन रहइबनी एक्सेप्ट मी एंड द स्टूडेंट आ समस्त सुनियो 4D सीरीज और 5D सीरीज रो माने रेडियस टा सेम रहउची ना हां तो प्रॉब्लम गुडा को ना माने कहया कोन चाहजो व्हाट इज योर एटम गुडा माने तमरो क्वेश्चन कोन आंसर कोन हेबा दरकार सर जे आपण जोटा कहले सेटा मोर आंसर टू अलगा रहउची दीटा लाइन को फर्स्ट को क्वेश्चन कोन हां सर से जो एलिमेंट सीरीज करूथिबो ना ओके कथा जदी कटुची यू कैन गिव मी द डाउट इन द माय पर्सनल विंडो व्हाट्सएप रे तमरो नंबर अछि सारंगर मोर अछि नंबर अछि तो एटी एकना मते मेसेज टा दियो मु सेटा कहि दे वॉइस रिकॉर्डिंग करी कहि देबी ओके नेक्स्ट सुकन्या म्यूट anyone any student in doubt if you are in doubt then put your doubt in the group it will be cleared in the coming class जेन हम कहितली समस्तंगु जे समस्त डाउट गुडा को नोट करि दबो नोट करी कि तम ना हिसाब पके दबो ग्रुप रे पर्टिकुलर क्लास पर जदी कि डाउट नाही तो ठीक अछि जदी डाउट अछि पके दबो नेक्स्ट क्लास रे हम तो डाउट क्लियर करिवा ठीक अछि श्रीमान विश्वजीत कुछ बोल रहे हो बेटा नहीं ओके थैंक यू एवरीवन सर मको साहिल कहउतली हां साहिल मु देखि परछि यार माइक ऑन सर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ता जो आज जो टिके ना पढले सेटा काली आउ थरे स्टार्टिंग रु पढे देबे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जोटू छडा हेछि वर्तमान देखिलो जे 3D 4D 5D सीरीज जोटू मु छाडिलिम कोन कहली कॉस्ट ता कहबी एक्सप्लेनेशन इट विल बी डिस्कस्ड इन द कमिंग क्लास बुझी होछि तो एक्सप्लेनेशन ता कमिंग क्लास आज्ञा सर आज सर जेती पढाला काली सर सेती करे आउ थरे स्टार्ट कर देबे थोड़ा 5 मिनिट रिकैप तो हबो जा बेले हां सेटा मु मोर कंसीडर करी सेति बे तमे किछि प्रॉब्लम तमर सेटा किछि काम न मु सेटा तम रिपीट करी जोडी तमर बुझी न होति तम मते डाउट तम बता केमदी पढा हलो बाकी सब सर बुझी गेला वेरी गुड कोई बात नहीं सर व्हाट्सएप रे सर क्वेश्चन दे पठे दिले जिरा okay that is your personal question you will get your answer in your whatsapp voice recording जेतल मु फ्री हेबी त मु करी कहि देबी आज्ञा okay personal doubt it will personal doubt clear करले टाइम होबनी पढिया पे okay so personal doubt you can get your answer